नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज हिंदी व्याकरण में आपकी जो क्लास लगी है वो है, इसका नाम है समास। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्या होता है समास? समास का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले बात करते हैं समास के शाब्दिक अर्थ की। क्या समास की परिभाषा हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या इसका अर्थ क्या होता है? तो भाइयों, समास को जो कहते हैं वो समास को संक्षिप्तीकरण कहते हैं या संक्षिप्त रूप कहते हैं। संक्षिप्त किसको कहते हैं? कोई बात बड़ी ना कहकर उसको छोटे से एक रूप में कह दिया गया तो उसको संक्षिप्त रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए समास का जो अर्थ है वो संक्षिप्त रूप है। और इसकी जो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनती है इसकी कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है जैसे राजपुत्र। राजपुत्र हो गया है ना, तो राजपुत्र क्या होता है? वो एक राजा का पुत्र होता है। राजा का पुत्र। अब इसमें बताइए कौन सा संक्षिप्त रूप है, कौन सा बड़ा रूप है? तो उसमें राजा का पुत्र अगर हम उसको बोलेंगे तो थोड़ा बड़ा रूप होगा, लेकिन अगर हम उसको संक्षिप्त रूप में बोलेंगे तो एकदम से क्या बोल देंगे? राजपुत्र कह देंगे। ठीक है, तो राजा का पुत्र ना कहकर उसको हम राजपुत्र अगर उसको कह दें तो वो क्या होगा? वो समास कहलाएगा, अर्थात ये सामासिक पद कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं समास में कितने पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक पूर्व पद और नंबर दो होता है उत्तर पद। उत्तर पद, पूर्व मतलब जो पहला पद होता है, और उत्तर पद क्या होता है? वो दूसरा पद होता है। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद जब दोनों आपस में मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको समस्त पद कहते हैं, मतलब टोटल पद कहते हैं उसको। चलिए, जो एग्जाम्पल दिया था उसको आप यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं उसको। इसमें देख लीजिए, राजा ये पहला पद है इसमें, राजा। ठीक है, और पुत्र क्या है? ये बाद का पद है, मतलब पूर्व पद राजा इसमें और उत्तर पद इसमें पुत्र हो गया। लेकिन जब इनको दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों पदों का हमने मेल कर दिया, एक सामासिक पद बन गया और उसको क्या कहेंगे? हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के भेद। समास के भेद, तो समास के दो तरह के क्वेश्चन आने की संभावना होती है। एक तो प्रधानता के आधार पर, और दूसरा होता है कि समास के कुल भेद। समास के कुल भेद। तो समास के कुल भेद आपने सबको पता होगा कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। समास के कुल जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। और छठा लास्ट ये होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास के जो कुल भेद हैं वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट बहुव्रीहि समास। ठीक है, लेकिन प्रधानता के आधार पर जो 4 प्रकार के ही समास होते हैं। 4 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पूर्व पद प्रधानता। दूसरा उत्तर पद
प्रधानता, और तीसरा होता है दोनों पद प्रधानता, चौथा दोनों पद अप्रधानता। अप्रधानता इसमें किसी भी समास का नाम तो नहीं लिया कि अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है ना। तो प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब या तो पूर्व पद, या तो पहला वाला पद प्रधान रहेगा, या बाद वाला पद प्रधान रहेगा, उत्तर पद। हो सकता है कि दोनों पद भी प्रधान हो सकते हैं किसी समास के, ठीक है। तो तीसरा हो गया दोनों पद प्रधानता वाला समास। और चौथा कौन सा हो गया? हो सकता है कि कोई सा पद भी प्रधान न रहे, तो दोनों पद अप्रधानता, ठीक है। इसमें अब ये आपको ये याद करना है कि पूर्व पद प्रधानता में कौन सा समास आता है इन 6 में से, ठीक है। तो मैं उनका आगे उनके नाम लिख देता हूं। ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद पहला वाला पद प्रधानता रखता है? प्रधानता मतलब मेन शब्द होता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव एकमात्र ऐसा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव एकमात्र ऐसा समास है जिसका पहला वाला पद प्रधान होता है। बात करते हैं दूसरे की उत्तर पद प्रधानता की। इसमें 3 समास आते हैं। इसमें 3 समास आते हैं, कौन कौन से? तत्पुरुष, तत्पुरुष का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। कर्मधारय, कर्मधारय का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तीसरा द्विगु समास, ठीक है। तो ये 3 समास ऐसे होते हैं जिनका उत्तर पद प्रधान होता है। अब तीसरा टाइप आ गया है समास का कि दोनों पद प्रधानता वाला कौन सा समास है? वो एकमात्र है द्वंद्व समास। वो कौन सा है? द्वंद्व समास, ठीक है। तो उसका नाम लिख देते हैं यहाँ द्वंद्व समास। उसमें क्या दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधानता वाला कौन सा समास है? तो जो एक ही शेष बचा है वो है बहुव्रीहि, वो है बहुव्रीहि, ठीक है। अब हम प्रत्येक समास को बारी बारी से हम उसको हल करते हैं कि किस समास को कैसे पहचानोगे आप परीक्षा में, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए समास के भेद किस तरह से होते हैं। समास के कुल भेद बूझने लगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व एंड बहुव्रीहि, ठीक है। प्रधानता के आधार पर समास को कितने तरह में वर्गीकृत किया गया है? वो 4 तरह से डिवाइड किया गया उसको। एक पूर्व पद प्रधानता के आधार पर, एक उत्तर पद प्रधानता के आधार पर, एक दोनों पद प्रधानता के आधार पर, और चौथा है दोनों पद के अप्रधानता होने के आधार पर, ठीक है। पूर्व पद प्रधानता वाला एकमात्र समास है अव्ययी भाव। उत्तर पद वाले 3 समास हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष एंड द्विगु। दोनों पद प्रधानता वाला एकमात्र समास है द्वंद्व, और दोनों पद अप्रधानता वाला भी एकमात्र है बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए हम प्रत्येक को बारी बारी समझते हैं, कैसे हम आपको परीक्षा में आपको कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे हम आपको सोल्व करना, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास केवल 10 एग्जाम्पल देता रहूंगा सभी के, आपको सभी को आज समास का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है अव्ययी भाव समास? इसकी परिभाषा इसके नाम में ही छुपी हुई है। अव्यय किसको कहते हैं, ठीक है। मतलब वह समास जिसमें केवल वह समास जिसमें अव्यय का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। तो वह समास या वह सामासिक पद जिसमें पूर्व पद जिसमें पूर्व पद प्रधान, पहला पद प्रधान होता है। प्रधान होने के अलावा वो अव्यय हो सकता है या उपसर्ग हो सकता है, ठीक है। उपसर्ग होता है। दोबारा से रिवाइज कीजिए इस क्वेश्चन, इस मतलब हेडिंग, इसकी परिभाषा को। वह सामासिक पद जिसमें पहला वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है, और प्रधान होने के साथ साथ या तो वो अव्यय होगा या वो उपसर्ग होगा। आप उपसर्ग तो जानते हैं, पिछली क्लास में समझाया था क्या उपसर्ग होते हैं। जो शब्द किसी के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं और उस मूल शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अव्यय या उपसर्ग होता है। एक परिभाषा उसकी ये हो गई। दूसरा, वह सामासिक पद
वह सामासिक पद जिसमें एक शब्द को दोबारा लिखा जाए, दोबारा लिखा जाए। अब एक का दो एग्जाम्पल इनका जरूर समझ लीजिए, ठीक है। पहली परिभाषा क्या थी? वह सामासिक पद जिसमें पहला पद प्रधान होने के साथ साथ अव्यय हो या उपसर्ग हो, तो तब क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको ये से समक्ष पेश कर रहे हैं कि वो सामासिक पद ऐसा होगा जिसमें अव्यय शुरू में क्या लगा हो? अव्यय भाव लगा हो। तो पहला एग्जाम्पल है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। तो इसमें दिन क्या है? दिन एक मूल शब्द है और प्रति क्या लगा है? प्रति एक उपसर्ग लगा है, ठीक है। प्रति क्या लगा है? एक उपसर्ग लगा है और दिन क्या इसमें एक मूल शब्द है। तो ये समासित हो गया, दो पदों का मेल हो गया, प्रति जमा दिन, है ना, इस तरीके से। तो इसका हम अर्थ बताएंगे, यह समास विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक दिन, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है इसका यथाशक्ति, यथाशक्ति। और जब इसका हम विग्रह करते हैं, चलिए विग्रह की बात करते हैं। सामासिक पद, समास क्या होता है? दो पदों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? सामासिक पद को हम दो अलग अलग पदों में तोड़ना या उसको विग्रह करना समास विग्रह कहलाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अव्यय भाव समास का, क्योंकि इसमें यथा जो है एक अव्यय शब्द है, एक उपसर्ग है, ठीक है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो यथा से शक्ति, ठीक है। तो यथा से शक्ति, तो यथा क्या हो गया? इसमें एक उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब दूसरे तरीके का इसका दूसरा तरीका, दूसरी दो परिभाषा बताइए ना इसकी। उसमें क्या बताया है कि वह सामासिक पद जिसमें एक शब्द को दोबारा लिखा जाए, तो तब भी क्या समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। एक एग्जाम्पल है इसका पल पल, पल पल। दूसरा क्या है? दिनों दिन, दिनों दिन। और तीसरा एग्जाम्पल है इसका रातों रात, रातों रात। कल कल भी इसी का एग्जाम्पल है ना। तो इसमें क्या होगा? कोई शब्द हमने एक बार बोल दिया पल, हम उसका एक अर्थ बता सकते हैं पल, मतलब थोड़ा सा क्षण, है ना। तो इसमें हम एक का अर्थ निकलेगा, चाहे तो पहले का निकाल दें चाहे वो दूसरा निकाल दें, लेकिन अव्यय भाव में पहला पद को क्या माना जाता है? एक अव्यय मतलब बेकार शब्द माना जाता है। तो इसमें अव्यय क्या हुआ? पल हुआ। इस दूसरे वाले पल का अर्थ निकलेगा क्षण, क्षण भर के लिए, है ना, क्षण। तो दिनों दिन में भी देखो दो बार दिन आ गया है, दो बार दिन आ गया है, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें भी अव्यय भाव आंसर होगा, ठीक है। रातों रात में भी दो बार रात आ गया है, तो इसमें एक रात का कोई अर्थ नहीं है, दूसरी वाली रात का अर्थ है, ठीक है। तो अव्यय भाव आप साफ समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आप उनको ठीक से पहचान सकेंगे। चलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इसके आसानी पड़ जाए, ठीक है। चलिए अब अव्यय भाव के मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं जिससे कि आपको जल्द उसको मतलब पहचान में लगे, ठीक है। और उसका समास विग्रह करके देखते हैं। पहला जो समास है, पहला जो एग्जाम्पल है इसका, अभी बताया था यथाशक्ति, तो हमारा हो गया। एक है यथाक्रम, यथाक्रम। इसमें जो है पहला पद क्या है? एक अव्यय है यथा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका प्रतिदिन, आपको समझ में आ गया होगा। एक है इसका यथा नियम, यथा नियम। इसमें भी यथा जो है एक उपसर्ग या अव्यय है। तीसरा है प्रतिवर्ष, जैसे प्रतिदिन बनाया था इसी प्रकार प्रतिवर्ष भी हो गया। चौथा है क्या? आजन्म, आजन्म। पांचवा एग्जाम्पल है इसका धड़ाधड़, धड़ाधड़। और छठा है घर घर। सातवां है आमरण, आमरण। तो ये 7 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। इन सभी में अव्यय समास है। कैसे पहचाना आपको पता है? इसमें क्या है? इन शब्दों के प्रत्येक शुरू में क्या पूर्व पद जो है इनमें या तो वो अव्यय है
या वो उपसर्ग है या कोई ना कोई शब्द दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये कौन समास होगा? अव्ययभाव। चलिए अव्ययभाव समास के इन उदाहरणों को हम समास विग्रह करके देखते हैं, ठीक है। तो यथाक्रम, इसको हम तोड़ेंगे, यथा से क्रम, यथा से क्रम इसका समास विग्रह होगा। यथा नियम, यथा से नियम, यथा से नियम। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष इसका विग्रह होगा, प्रत्येक वर्ष। आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, या जन्म भर भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जन्म इसमें क्या है? मूल शब्द है, और आ क्या लगा है? इसमें एक उपसर्ग लगा है। धड़ाधड़, धड़ तक, या धड़ धड़ की आवाज, ये भी कह सकते हैं इसको, है ना। घर घर, कहते हैं कि उसको घर घर जाकर हमने मिठाई बांटी, है ना, घर घर जाकर। तो इसमें पहले वाले घर का अर्थ नहीं होगा, दूसरे वाले घर का अर्थ होता है आवास, है ना। तीसरा इसका आमरण का विग्रह क्या होगा? मरने तक, इसका विग्रह होगा मरने तक। और घर घर का क्या होगा? प्रत्येक घर, इसको हम कह सकते हैं प्रत्येक घर, ठीक है। तो ये आपका अव्ययभाव समास कंप्लीट हो चुका है। आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा कि अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे समास की। दूसरा समास कौन सा होता है? दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा क्या होती है? वह सामासिक पद, वह सामासिक पद जिसमें, जिसका विग्रह करने पर, जिसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच कोई परसर्ग, कोई परसर्ग, कोई परसर्ग, कोई कारक या विभक्ति आ जाए, तब वह तत्पुरुष समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। परसर्ग क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, विभक्ति क्या होते हैं? पिछली क्लास में हमने कारक आपको बता दिया था कि कारक किसको कहते हैं। वो संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम कारक द्वारा होता है, ठीक है। तो कारक और परसर्ग और विभक्ति तीनों को एक ही बात है ना, तीनों एक ही बात है। तो परिभाषा ध्यान पूर्वक समझे कि वह सामासिक पद जब हम उसका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में कोई कारक शब्द आ जाता है, चाहे तो ने आ जाए, चाहे को आ जाए, चाहे से आ जाए, चाहे में या पर आ जाए, ठीक है। अंग्रेजी में बात करें तो प्रीपोजिशन आ जाए बीच में, तो तब वह क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक, तो कारक के भेद हैं 8। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसको हम साधन कहते हैं ना, साधन। और फिर था संप्रदान के लिए अपादान से, अलग होने का मैटर था, है ना। अपादान में संबंध में 6 शब्द थे, का की के रा री रे, है ना, ये समास थे, ये शब्द थे, सॉरी। अपादान संबंध और एक हुआ अधिकरण। अधिकरण में 2 शब्द आते हैं, में या पर, और लास्ट का कारक था संबंध। इसमें भी 2 लिखवाए थे, हे या अरे, हे या अरे, ठीक है। तो जब कोई भी सामासिक पद, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखा है, जब उसका आप विग्रह करोगे, विग्रह में से इनमें से कोई कारक शब्द उनके बीच में आ जाता है, तो तब कौन समास कहलाता है? वो तत्पुरुष समास कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे एक एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया हथकड़ी, हथकड़ी।
तीसरा लिख दिया गुणहीन, गुणहीन। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपको काफी है समझाने के लिए। चलिए आत्मविश्वास का हम विच्छेद करते हैं, आत्मविश्वास का हम विच्छेद या विग्रह करते हैं तो क्या आंसर आएगा। आत्मविश्वास को हम थोड़ा सा विस्तृत रूप लें तो क्या कहेंगे, आत्मा पर विश्वास या आत्मा में विश्वास, दोनों ही तो आएंगे ना। तो इसको हमने लिख दिया आत्मा पर विश्वास, हमें उसकी आत्मा पर विश्वास है, हमें उस पर आत्मविश्वास है। ठीक है, इस तरीके से कहेंगे ना। तो इसमें क्या, दोनों पदों के बीच में एक कारक शब्द आ गया। कारक कौन सा है वो देख लीजिए, मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसमें मैं भी आ सकता है, आत्मा में विश्वास है ना। तो कौन सा समास होगा ये तत्पुरुष का अधिकरण वाला भाग होगा। ठीक है, हथकड़ी, जब हम हथकड़ी कहेंगे तो इसको हम विग्रह करेंगे तो ये कहेंगे हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। 2 पद है, पूर्व पद क्या है हाथ और उत्तर पद क्या है कड़ी, उन दोनों के पदों के बीच में आ गया के लिए, और के लिए किस में लगता है, किस कारक में लगता है, संप्रदान में लगता है। ठीक है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, गुणहीन की बात करेंगे, कहते हैं कि वो व्यक्ति गुणहीन है, अर्थात वो गुणों से हीन है, अर्थात वो गुणों से हीन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे गुणों से हीन। अब इसमें से 2 जगह आता है, कारक में बताया था कि एक करण होता है, एक अपदान होता है ना। करण में क्या होता है, कोई साधन या कोई यंत्र का प्रयोग होता है। क्या गुण एक साधन है ना, क्या एक यंत्र है, नहीं। तो अब अलग होने की बात आ रही है कि इसमें हाँ हीन, वो कोई आदमी है और गुणों से अलग हो गया है, गुण उसके पास नहीं रहे, गुणों से छिन गया उसे गुण है ना, तो ये अपदान का एग्जाम्पल है। तो ये अपदान तत्पुरुष का एक एग्जाम्पल है। तो अब बात करते हैं, ये पहचान में तो आ जाएगी आपको, क्योंकि उसको विच्छेद करेंगे, बीच में कोई कारक शब्द यदि आ गया तो उसका आंसर क्या लगाओगे आप, वो समास क्या कहलाएगा, वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, मतलब तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं। तो कारकों के आधार पर चलिए ये आप अपना नोट कर लीजिए, कारक पिछली क्लास में भी थे, इस बार भी मैंने लिखवा दिए हैं। तो तत्पुरुष समास को उनके कारकों के आधार पर डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार के होते हैं, ये तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में 2 कारकों को लुप्त रखा गया है। कौन कौन से को, एक पहले वालों को, एक लास्ट वाले को। तो कितने प्रकार का तत्पुरुष समास बचा, 8 में से 2 कम कर दिया, 6 प्रकार का। ठीक है, तो मैं 6 प्रकार का आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला वाला कर्ता तत्पुरुष इसमें नहीं है, क्योंकि कर्ता वाले को इग्नोर किया, लास्ट वाले को इग्नोर किया। तो दूसरा है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसकी क्या परिभाषा बनेगी भाई, खुद ही समझ जाओगे कि जब किसी सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो उन दोनों पदों के बीच में कौन सा कारक शब्द आना चाहिए, क्रम की पहचान वाला, अर्थात को शब्द आ जाना चाहिए। ठीक है, को शब्द बीच में आ जाना चाहिए, तब इसका आंसर लगेगा कर्म तत्पुरुष। चलिए ठीक है, मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं कर्म तत्पुरुष के। पहला एग्जाम्पल है रथ चालक, पहला एग्जाम्पल है रथ चालक। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ग्रामागत, और तीसरा एग्जाम्पल है माखन चोर, माखन चोर। चौथा है वनगमन, वनगमन। पांचवा है मुंह तोड़। छठा है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। सातवां एग्जाम्पल देशगत। आठवां जनक्रिय। नवा मरणासन, मरणासन। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के पहला वाला भाग कर्म तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल है। अब उसका हम विग्रह करेंगे, केवल 1 या 2 का विग्रह हम आपको करके दिखाते हैं, बाकी आप कर लेना आराम से। ठीक है,
तो जब इनको हम विग्रह करते हैं तो कोई कारक शब्द आ जाता है, लेकिन पहला भाग क्या कहता है, कर्म तत्पुरुष का है, तो कर्म का एक शब्द होता है को शब्द बीच में आएगा। इसका रथ को चलाने वाला, ये रथ चालक का सही विग्रह है, सामासिक विग्रह। ग्रामगत का क्या होगा कि ग्राम को गया हुआ, कोई आदमी है, कहते हैं कि वह व्यक्ति ग्रामगत है, तो उसका मतलब क्या होगा, वह व्यक्ति किसी गांव को गया हुआ है। ठीक है। माखन चोर, इसका अर्थ है माखन को चुराने वाला। अब एक चीज और बता देता हूं, इस क्वेश्चन पर एक अपवाद है। अपवाद मतलब गलती कह सकते हैं उसको, है ना। तो इस अपवाद को हम क्लियर लास्ट वाले जो समास है ना, बहुव्रीहि समास, उसमें जाता है। मतलब ये है कि परीक्षा में अगर आपको माखन चोर दे दिया गया है, उसमें पूछने लगे कि समास कौन सा है, तो उसमें यदि तत्पुरुष समास ऑप्शन में मिले तो वो भी आपका सही है, और बहुव्रीहि समास मिले वो भी आपका सही है। लेकिन आपको आंसर में क्या देना है ना, आपको आंसर में क्या देना है, तो वो आपको अपवाद के अनुसार आपको उसका आंसर बहुव्रीहि देना है। क्यों? बहुव्रीहि समास छठा जो समास है बहुव्रीहि, वो कहता है कि दो पदों के मेल से बनता है बहुव्रीहि समास, और वो तीसरे पद की ओर इशारा करता है, मतलब तीसरे पद का अर्थ निकाल देता है। और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे भगवान वगैरह, उनका जिक्र उसमें आता है ना। तो माखन चोर, माखन को चुराने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो ये शब्द जो है तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, मतलब श्री कृष्ण को और इशारा कर रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है प्रबल रूप से वो क्या है, वो बहुव्रीहि समास है। और ये अपवाद जो है ना, ये हर जितने भी समास आएंगे सब में मिलेगा। ठीक है। और अधिकतर जो अपवाद है वो बहुव्रीहि की तरफ को भेजता है, मतलब उस क्वेश्चन को बहुव्रीहि समास की ओर को धकेल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वनगमन, वन को गया हुआ। ठीक है। इसमें श्री राम को हम नहीं कह सकते, वन को तो कोई भी ये एक उपाधि है श्री कृष्ण की, माखन चोर, लेकिन वनगमन श्री राम की उपाधि नहीं है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वन को गया हुआ, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, नॉर्मल सभी। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष समास। मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है। स्वर्ग को प्राप्त होने वाला। देशगत, देश को गया हुआ। जनप्रिय, जन को प्रिय करने वाला। मरणासन, मरण को आसन, इसका विग्रह हुआ ये। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे, केवल एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि करण तत्पुरुष समास क्या होता है। जब उसका विग्रह करते हैं तो बीच में से आ जाना चाहिए, है ना। करण की पहचान क्या है, से, और वो कोई साधन या यंत्र की ओर इशारा करता हो, अलग होने का कोई मैटर उसमें ना हो, क्योंकि अलग होना जो है वो अपादान की ओर इशारा करता है। चलिए इसके एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं। करण तत्पुरुष का एक एग्जाम्पल या इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है। तो करण की क्या पहचान होती है, बीच में या तो से आएगा या के द्वारा आएगा। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है स्वरचित या तुलसीकृत लिख देते हैं ना, तुलसीकृत भी इसका एग्जाम्पल है, तुलसीकृत। तीसरा है मनचाहा, चौथा है शोकग्रस्त, पांचवा है ज्वरग्रस्त, छठा है मदांध, सातवां है आंखों देखी। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है करण तत्पुरुष के। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कौन से शब्द बीच में आ जाते हैं, या तो से आएगा या के द्वारा आएगा।
स्वयं द्वारा रचित, ठीक है, यही तो इसका विग्रह होगा, स्वयं रचित का विग्रह स्वयं द्वारा रचित। तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत। मन चाह, मन से चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। ज्वरग्रस्त, ज्वर मतलब बुखार से ग्रस्त, है ना। मदांध, मद से अंध मतलब अंधा, मद से अंधा। आंखों देखी, आंखों से देखी, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं, तीसरा समास, तत्पुरुष का तीसरा समास। तत्पुरुष का तीसरा मतलब सी लिख दिया उसको ना, तत्पुरुष को हम ना ABC करके कर रहे हैं, ठीक है। तो करण के बाद आता है कौन सा समास आएगा, कारक के आधार पर संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। इसकी क्या पहचान है, जब इसका हम किसी शब्द का विग्रह करते हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, के लिए, के लिए या को भी आ सकता है। लेकिन ये जो को है ये कर्म की भी तो पहचान है, लेकिन संप्रदान में को क्यों आता है, और किसी चीज को दान देने के लिए को का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो तब संप्रदान में को भी से लग सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि रसोई घर, रसोई घर। दूसरा एग्जाम्पल है विद्यालय, विद्यालय। तीसरा है विश्राम गृह, विश्राम गृह। चौथा है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। पांचवा है देशभक्ति, देशभक्ति। छठा है स्नान घर, स्नान घर। सातवां है सत्याग्रह, सत्याग्रह। आठवां है यज्ञशाला और नवा है गौशाला, नवा है गौशाला, ठीक है। ये 9 एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए इसको समझते हैं। संप्रदान तत्पुरुष जब किसी समास को विग्रह करते हैं तो बीच में कोई कारक शब्द आता है तो उसका आंसर आप क्या लगाओगे, तत्पुरुष समास। लेकिन कौन सा कारक आ जाता है संप्रदान का, के लिए या को आ जाता है ना, को किसी को दिया हुआ, ठीक है। तो रसोई घर, इसका विग्रह हम करते हैं तो इसके बीच में आएगा के लिए, रसोई के लिए घर। उसी प्रकार विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु की या गुरु को दक्षिणा हमने दे दिया किसको, जब किसी को दी जाती है तो को भी लग जाता है, या गुरु के लिए दक्षिणा तब भी चल जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। और गौशाला, गौ के लिए, गांव के लिए शाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका संप्रदान तत्पुरुष। अब डी अपादान, अपादान तत्पुरुष। क्या परिभाषा बनेगी भाइयों इसकी, जब किसी सामासिक पद के दोनों पदों के बीच में कौन सा कारक, अपादान कारक, है ना, मतलब से, और उसका मैटर क्या होता है, अलग होने से होना चाहिए, है ना, से बीच में आ जाना चाहिए दोनों पदों के बीच में। तो तब कौन सा समास कहलाएगा, वो तब कहलाएगा अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कामचोर, कामचोर। दूर आगत, दुरागत। तीसरा है रणविमुख, रणविमुख। नेत्रहीन, नेत्रहीन। पाप मुक्त, पाप मुक्त। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। जन्म रोगी, पदच्युत, पदच्युत। और रोग मुक्त भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए हम इसका विग्रह करते हैं। कामचोर, काम से, काम से जी चुराने वाला, ये इसका विग्रह हुआ, इसको तोड़ दिया हमने, ठीक है।
बीच में क्या शब्द आ गया, से आ गया, है ना। तो काम से जी चुराने वाला, काम से अलग होना, है ना, ये समझ लिए। तो से आया है, कारण तत्पुरुष का भी एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन इसका आंसर अपदान तत्पुरुष लगेगा, क्योंकि इसमें अलग होने का मैटर है। दूरागत, दूर से आया हुआ, दूर से आया हुआ। अब कोई आदमी दूर था, वहां से वो आ गया, मतलब उस इस क्षेत्र को छोड़कर आ गया, अलग हो गया ना वहां से, इसलिए इसका ये भी एग्जाम्पल है। रण विमुख, रण मतलब युद्ध को भी कहते हैं, रण से विमुख होने वाला या युद्ध से दूर होने वाला, दूर से भागने वाला, है ना, रण से विमुख, है ना, तो ये भी युद्ध से अलग हो रहा है। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन, वो आंखों से अलग है, आंखों से हीन है। पाप मुक्त, पाप से अलग हो गया, पाप से मुक्त हो गया। पथभ्रष्ट, रास्ते से भटका हुआ। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। पदच्युत, पद से च्युत, मतलब पद से अलग हो गया, है ना। ठीक है, तो ये आपका अपदान तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें तत्पुरुष समास की। पांचवें तत्पुरुष समास की कौन सा है, अपदान संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, संबंध तत्पुरुष में जब किसी सामासिक पद को तोड़ते हैं तो बीच में कारक शब्द आता है, का, की, के, या, रा, री, रे। इनमें से मतलब संबंध दिखाया जाता है, ठीक है, उसका घर, उसकी किताब, उसकी कार, इस तरीके से, ठीक है। तो संबंध तत्पुरुष में के कुछ एग्जाम्पल आपको मैं लिख देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे कि राजपुत्र, राजकन्या, राजकुमार और एक राजकोष, ये तो हो गए सब राज के, है ना। इनके अलावा मैं आपको लिखता हूं देव पूजा, आम वृक्ष, जलधारा, राजनीति, सुख योग, एक है सुख योग, सुख योग एक होगा इसमें मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, शिवालय, देश रक्षा, सीमा रेखा, ठीक है। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो संबंध तत्पुरुष के हैं, है ना। तो अब हम इसको क्या, इनका विग्रह करते हैं, समास का, इस संबंध तत्पुरुष का हम विग्रह करते हैं। तो बीच में क्या आएगा, इन सभी छह में से कोई सा एक आ जाएगा, ठीक है। तो राजपुत्र का जब हम करेंगे तो उसको क्या आएगा, राजा का पुत्र आएगा, राजा का पुत्र। चलिए अब अगला बात करते हैं राजकन्या, बीच में क्या आएगा, की आएगा, राजा की कन्या। राजकुमार, राजा का कुमार। राजकोष, राजा का धन, जैसे कि राजा का कोष, है ना। देव पूजा, देवों की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। जलधारा, जल की धारा। राजनीति, राज की नीति। सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मुख, मूर्ति की पूजा। शिवालय, शिव का आलय, है ना, शिव शंकर का आलय, शिव का घर, शिवालय, शिव का आएगा बीच में, है ना। देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा, ठीक है। ये आपका संबंध तत्पुरुष एग्जाम्पल हो चुका है। चलिए लास्ट समास जो इसमें आता है, छठा F नंबर, वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, बताइए जब दो पदों के बीच में क्या शब्द आना चाहिए। अब अधिकरण कारक की क्या पहचान है, या तो में आएगा बीच में, या पर आएगा, में आएगा या पर आएगा, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम्पल है, पहला आपको मैंने बताया था कि एक इसमें आया था आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, ठीक है, ये भी सी का एग्जाम्पल है। दूसरा है कार्यकुशल, कार्यकुशल। तीसरा है वनवास। चौथा है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, सॉरी ये तो लिख दें हम। दीनदयाल, ये भी सीखा दीनदयाल। पांचवा है दानवीर, दानवीर। छठा है आचार निपुण, आचार निपुण।
सातवां है जलमग्न, जलमग्न, जल में डूबा हुआ या जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। नौवां है कला कसूल, कला कुशल। और 10वां है आप बीती, आप बीती। तो ये 10 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या बीच में आना चाहिए? में या पर बीच में आना चाहिए। चलिए इनका विग्रह करते हैं। आत्मविश्वास, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है परीक्षा में। क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द आत्मविश्वास में किस तरह का समास होगा। ठीक है, शब्द आत्मविश्वास में किस तरह का समास होगा। आपको ऑप्शन में 4 दिए गए होंगे, आपको ऑप्शन में 4 दिए गए होंगे कि अव्ययी भाव है क्या, दूसरा द्विगु है क्या, तीसरा तत्पुरुष है क्या, और चौथा बहुव्रीहि है क्या। इन चारों समास में आपको इसका आंसर देना है। तो आत्मविश्वास में कौन सा समास है, सॉरी, है ना। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आत्मा में विश्वास ये आएगा। और अब बताइए इन सभी की पहचान आप जानते हैं। अव्यय भाव में शुरू का पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है? तो ये तो है नहीं इसमें, है ना। दूसरा द्विगु समास अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, फिर भी द्विगु समास क्या होता है? पहला पद संख्या को बताता है। तीसरा तत्पुरुष। इन दोनों का जब विग्रह करते हैं दोनों पदों के बीच में कोई कारक शब्द आ जाता है, इसलिए इसका आंसर तत्पुरुष समास होगा। और अधिकरण तत्पुरुष यदि विकल्प में दिया गया है तब उसका आंसर लगाना। उससे पहले अधिकरण तत्पुरुष से पहले आप ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भाग है? तो तब अधिकरण है। ठीक है, अगला कार्य कुशल, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वासी, इसका आएगा वन में वासी। दीनदयाल, दीन में दयाल। दानवीर, दान में वीर है ना। आचार निपुण, आचार में निपुण। जल में डूबा हुआ, सिर में दर्द, कला में कुशल। आप बीती, आप में नहीं आप पर बीती आएगा इसमें, तो आप पर बीती। तुम में या पर किसकी पहचान है? अधिकरण कारक की पहचान है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में क्या बीच में कोई कारक शब्द आता है, उस कारक शब्द से ही आप कौन सा तत्पुरुष है वो आप पहचान कर लोगे। ठीक है, तो आज आपने 2 तरह के समास क्लियर कर लिए हैं। कौन कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। एक बार जरा दोबारा से बोल दीजिए कि अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है भाइयों? पहला पद प्रधान होता है। और दूसरा पद क्या होता है? वो गौण होता है। दूसरा पद गौण होता है। मतलब चलिए, पहला पद प्रधान, मतलब प्रधान क्या होता है? उस शब्द की, उस पद लग जाने से उसकी दूसरे वाले पद की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या पहचान बताइए अव्ययी भाव समास की? उसमें पहला पद उपसर्ग होगा, अव्यय होगा या परसर्ग होगा, है ना। तो तब उसकी पहचान अव्ययी भाव के तौर पर हम कर सकते हैं। या दूसरी पहचान इसकी थी कोई शब्द दोबारा रिपीट होके आया हो, जैसे कल कल, दिनों दिन, रातों रात। तत्पुरुष समास की क्या पहचान बताई है? जब उसका हम विग्रह करते हैं तो कोई सा भी कारक शब्द बीच में आ जाता है। उसी तरीके से हम इसके 6 भेद कह सकते हैं कारकों के, पहला और अंतिम वाला छोड़ के। ना तो उसमें कर्ता होता, ना इसमें संबोधन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समास का चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो 3 समास बचे हैं वो आप अगली क्लास में, मतलब कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।